ठीक है, तो रिवीजन चल रहा है आप लोगों का, रिवीजन करिए क्योंकि कंसेप्ट भी बता रहा हूँ मैं, न्यूमेरिकल भी करा रहा हूँ, कम से कम है, ठीक है। तो कम से कम न्यूमेरिकल वगैरह आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए और ख़ुद से जो शीट्स वगैरह आपके पास है उससे भी प्रैक्टिस करिए ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वैसे तो मैं जो अच्छे सवाल हैं कंपटीशन का रेफरेंस में जो आते रहते हैं वो मैं करा रहा हूँ, मगर करना आपको है तो इसलिए आप लोग रिवीजन करो, ठीक है। वरना फिर वही करना पड़ेगा कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता, ठीक है। तो अभी वक्त है, अभी रिवीजन कर लिए, फिर ये देखते ही देखते वक्त ये भी ख़त्म हो जाएंगे। जितने वक्त है तेज़ी से रिवीजन करिए, सिर्फ फिज़िक्स ही नहीं बाकी दूसरे सब्जेक्ट पे भी वक्त लगाइए, क्योंकि एज ए होल एग्रीगेट आपका मार्क्स अच्छे आने चाहिए। तो फिज़िक्स के साथ साथ केमिस्ट्री को, मैथ को भी प्रॉपर टाइम, पूरा टाइम दीजिए। यही कुछ महीने हैं जो आपके ज़िंदगी को संवार सकता है अगर आप प्रॉपर तरीके से मेहनत करें तो। वरना याद रखें, फिर आप अगर कोई बात ऐसी ना हो जाए जिसे हमें उम्मीद नहीं है, वरना फिर क्या होगा, फिर साल भर का एक और परेशानी आ जाती है कि फिर अगले साल देना पड़ेगा। तो बेहतर है कि अभी इस टाइम को थोड़ा इंटेंसिटी के साथ, थोड़ा जज्बात के साथ, जुनून के साथ, ठीक है, इस पे काम कर लिया जाए ताकि ज़िंदगी के अगले स्टेप पे, अगले पड़ाव में एंट्री की जाए। ये कंपटीशन क्वालिफाई करने के बाद फिर कोर्स की स्टडी करेंगे हम लोग, तो उसको भी तो स्टडी करने के लिए टाइम चाहिए। तो इस टाइम को इस्तेमाल करिए और ज़िंदगी के नेक्स्ट लेवल पे जाइए। हम करने जा रहे हैं, मैंने बताया था अभी क्वेश्चन इसमें कैपेसिटर में बहुत अच्छे हैं, कुछ क्वेश्चन तो करा चुके हैं मगर अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है। तो आज हम कुछ और क्वेश्चन कराते हैं, देखिए कैसे क्वेश्चन और कितने प्यारे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दे रखा हमारा, क्या दे रखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर filled with two dielectrics of same dimension but different dielectric constant K1 and K2 respectively। एक फिगर इस तरह से बना हुआ है, एक फिगर इस तरह से बना हुआ है इन द गिवन फिगर, यानी इन दोनों में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है और निकालने के बाद उसका रेशियो लेना है हमें, ठीक है। निकालने के बाद इसका ठीक है। अब हम इन दोनों फिगर को देखते हैं। ये देखिए, ये एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 है। ये बताना कि ये जो अरेंजमेंट है ये सीरीज़ में या पैरेलल में है। पहले वाला ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। कितनी बात में ये पैरेलल में सीरीज में है, ये अरेंजमेंट पैरेलल में सीरीज में है, ये पैरेलल में है। देखिए ये जो पूरा प्लेट था ऐसे, इसका आधा एक डाइलेक्ट्रिक से डला हुआ, ऊपर वाला K1 से और नीचे वाला K2 से फिल किया गया है। तो इसका एरिया डिवाइड हुआ है। जैसे हम बताते थे, जैसे ये कैपेसिटर है ये B से ऐसे, तो ये इसका एक पार्ट जो ना K1 में है इस तरह से, ठीक है, K1, और दूसरा पार्ट जो है इसमें इस तरह से। तो इसमें एरिया जो है ना डिवाइड हो रहा है, इसमें जो एरिया डिवाइड हो रहा है, ये वाला जो एरिया था ये एरिया A/2 ऊपर हो रहा है, A/2 नीचे हो रहा है, एरिया डिवाइड हो रहा है। तो जब भी एरिया डिवाइड होता है तो ये जो कैपेसिटर होता है वो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल में होता है वो।
और जब डिस्टेंस यानी पैरेलल प्लेट का ये जो गैप है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, और अगर बीच से आधा इधर दूसरा मटेरियल डालते हैं तो ये सीरीज़ में काउंट होता है। ये जैसे K2 है, ये K1 है, तो यहाँ पे देखिए D है, ये आधा ऐसे इधर से बटा हुआ है, ठीक है ना। कितनी बात समझ में? तो ये दोनों सीरीज़ में है। कितनी बात समझ में आई? तो क्या बताया कि जो पहला जो अरेंजमेंट है कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक के साथ है, ये कैपेसिटर दो बन गया है, एरिया डिवाइड हुआ है तो, और इसमें डाइलेक्ट्रिक दोनों में फिल्ड किया हुआ K1 K2 से, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। और ये इसमें भी K1 K2 दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, लेकिन ये सीरीज अरेंजमेंट है, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं। कितनी बात समझ में आई? सॉल्यूशन में क्या दे रखा है? इन द फर्स्ट केस टू capacitors are in parallel with dielectric constant K1 and K2। तो इसका अगर पैरेलल में होता तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं ना? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है ना। C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2, ठीक है ना, दोनों प्लस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या देखा गया है कि जब भी कभी आइडेंटिकल होते हैं तो हम लोग पैरेलल में होता तो NC कर देते हैं, आइडेंटिकल होता है तो ये भी आइडेंटिकल है, बीचों बीच डिवाइड है, बोला ना कि सेम डायमेंशन का है, तो इसका एरिया भी A/2 है और इसका डिस्टेंस D है एरिया। तो क्या आ जाएगा? ये एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू K1 अपॉन D, खाली एरिया इसका आधा हो गया है। बात सुन रही है? और फिर प्लस एप्सिलॉन नॉट A/2 K2 अपॉन D, डिस्टेंस उतना ही है, खाली एरिया डिवाइड हुआ, हाफ हुआ है, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट A K1 अपॉन 2D, फिर यहाँ होगा एप्सिलॉन नॉट A K2 अपॉन 2D। जो कॉमन है उसे कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D कॉमन निकल जाएगा, K1 K2 रह जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन को मिटाते हैं हम और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा? ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D K1 प्लस K2, ठीक है ना, K1 प्लस K2। ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इसको लिख सकते हैं C नॉट अपॉन 2 K1 प्लस K2, ठीक है ना। कितनी बात में K1 अपॉन K2। तो यहाँ पे आ गया हमारा कैपेसिटेंस कितना आ गया? ये C नॉट अपॉन 2 K1 प्लस K2, ठीक है ना, ये 2 आ गया। इसको हम लोग इन जनरल बता देते हैं। अगर मान लो अगर 2 के बजाय 3 लगा होता, 4 लगा होता, ऐसे ही, तो एक जनरल फॉर्मूला क्या लिखते हैं? इन जनरल C डैश इज इक्वल टू C नॉट अपॉन N K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस Kn तक चलेगा, इस तरह से ये, ठीक है ना। तो ये जनरल याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे क्या बताया कि जैसे 2 था तो N का वैल्यू 2 ले लिया और K1 K2 तक आ गया, ये आया हुआ हमारा। अगर 3 होता तो K1 K2 K3 यहाँ होता है, यहाँ पे C नॉट अपॉन 3 हो जाता है। हाँ, सेम यानी इक्वल डिवीज़न बनाया गया होगा तब ये है। तो आमतौर पे कंपटीशन में ऐसा नहीं करते, कंसेप्ट को चेक करने के लिए वो उसी तरह का वैल्यू देते हैं, कंसेप्ट चेक हो जाए। तो इस हिसाब से तो ये दे रखा, आगे समझ में आए। तो ये जनरल हो गया, ये याद रखिएगा। डाई इलेक्ट्रिक, पहले तो हम लोगों ने सिर्फ उसका किया था, सिर्फ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल का कर रहे थे, विदाउट डाई इलेक्ट्रिक था। अब हम लोग डाई इलेक्ट्रिक के साथ ये चेक कर रहे हैं हम लोग,
ठीक है, ये तो इसका हो गया, फर्स्ट पार्ट का हो गया। अब सेकेंड पार्ट का इसको करने जा रहे हैं हम लोग, नोट करिए इसे। अब हम लोग सेकेंड पार्ट को करने जा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे कर इन सेकेंड केस दूसरा वाला कंडीशन लेते हैं। हेयर डिस्टेंस between the plates is divided, so the capacitors are in series। ठीक है, सीरीज में होगा। नाउ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C डबल डैश इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे दो ही है। जब वैसे तो हम लोग 1/C डबल डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 ऐसे करते हैं, ठीक है ना, सीरीज में होता है तो। लेकिन इसका जो इसको लिखेंगे तो C1 इंटू C2 अपन C1 प्लस C2 ऐसे लिख देते हैं इसको, ठीक है ना। और हमारा पर कैपेसिटेंस जो आएगा, C का जो वैल्यू होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2 इंटू K1। यहाँ पे डी डिस्टेंस आधा हुआ है, उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 था पहले वाले में, ये तो पहले पार्ट में था ये। ऐसे ही दूसरे में एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2 K2 इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऊपर कर दिया, नीचे में प्लस कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट A K1 अपॉन D/2, फिर एप्सिलॉन नॉट A K2 अपॉन D/2। ठीक है, यहाँ से जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लेते तो ऊपर वाले में से, तो यहाँ पे C डबल डैश जो आ जाएगा हमारा, ये एप्सिलॉन नॉट A 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D का होल स्क्वायर बाहर निकाल लिया। देखिए ये जो है ना, ये मल्टीप्लाई कर रहा था, तो मल्टीप्लाई करेगा तो 2 को ऊपर कर लेंगे, 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये मल्टीप्लाई कर दिया, इधर स्क्वायर करे, दोनों में से निकाला तो मल्टीप्लाई हो गया। और ये जो है K1 इंटू K2 मल्टीप्लाई में आ गया। यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 जब ऊपर चला जाएगा तो 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कॉमन निकाल लिया, और K1 प्लस K2 आ जाएगा। ये जो था इससे इसका पावर कैंसिल हो जाएगा, ये ठीक है, इसका पावर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा हमारा, ये 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये हमारा आ जाएगा। 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D K1 K2, ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D को क्या लिख सकते हैं, C नॉट लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो कैपेसिटेंस यहाँ आएगा C डबल डैश इज इक्वल टू 2C नॉट K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है ना। कितनी बात सुन में, ये समझ में आ गई बात। अब हम लोग, ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया जब ये सीरीज में लगा हुआ था। तो अगर हम लोग जनरल लिखना चाहें तो उसका जनरल, जैसे इसका लिखे थे तो उसके हिसाब से क्या होगा, इन जनरल ये C डबल डैश इज इक्वल टू N C नॉट अपॉन 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, जैसे 2 का था।
और अगर 3 का होगा तो हम लोग इसको आगे बढ़ा लेते हैं, ऐसे 1/kn तक के लिए बढ़ा लेते हैं। ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। जैसे 2 के लिए था, हम लोग ने अगर 2 लेते हैं तो यहाँ पे n का वैल्यू 2 ले लेते हैं, C0 आ जाएगा, यहाँ 1/k1 प्लस 1/k2 आ जाएगा, और इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2C0 है, और ये एलसीएम आएगा k1 k2 और ऊपर आएगा k1 प्लस k2। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 2C0 k1 इंटू k2, ठीक है ना, अपॉन k1 प्लस k2। ये हमारा फाइनल ये आ जाएगा, जो कि यहाँ पे है। कितनी बात सुनी? तो इन जनरल जब हमारे सीरीज़ में होता है तो इस तरह से आता है, नीचे में ही आता है, ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ रहा है, ये नीचे में आता है। ठीक है, अगर 3 होगा, 3 कैपेसिटर अगर लगे हों पैरेलल में या सीरीज़ में, तो फिर क्या रिलेशन हो जाएगा इसी का। 3 होगा तो यहाँ पे C0 अपॉन 3 हो जाएगा, k1 k2 k3 आ जाएगा। और अगर सीरीज़ में हुआ तो सीरीज़ में होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 3C0 1/k1 1/k2 1/k3। एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ जो है ना ऊपर में आ जाएगा 3C0 k1 k2 k3 अपॉन k1 प्लस k2, फिर प्लस k2 k3 प्लस k3 k1। ठीक है ना, तो इसका जो आएगा फॉर 3 के लिए, फॉर 3 इसके लिए जो दे रखा है 3C0 k1 k2 k3 k1 k2 प्लस k2 k3 प्लस k3 k1। ये इस तरह से 3 के लिए ले लेते हैं। तो ये जनरलाइज कर दिया हम लोगों ने, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें। इससे आप जितना भी इक्वल कैपेसिटेंस लगाए जाएंगे विद डाई इलेक्ट्रिक, वो हमें इसमें मिल जाएगा, इससे निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद इसमें क्या दे रखा, सेकेंड पार्ट में इसमें रेशियो निकालना है हमें। बोला था ना रेशियो निकाले, फाइंड द रेशियो। तो अब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हम लोग करने जा रहे हैं। मिटा दे इसे। तो अभी 2 था तो दोनों का रेशियो निकालना था। तो रेशियो निकाल रहे हम लोग, रेशियो C' अपॉन C'। ठीक है ना, C' तब था जब पैरेलल में था, और पैरेलल में जब 2 थे तो क्या था C0 अपॉन 2 k1 प्लस k2। ये तो जब पैरेलल के लिए था। ठीक है ना, चाहे तो हम लोग यहाँ पैरेलल भी लिख दें ताकि और आसानी रहे फ्यूचर के लिए याद रखना है, CP अपॉन CS। ठीक है, अच्छा सीरीज़ में तब था तो क्या था हमारा 2 का ये वाला वैल्यू आया था। सीरीज़ में था तो 2C0 k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 ये आया था जब सीरीज़ में था तब। कितनी बात सुन में? तो ये जो ना C0 कैंसिल हो जाएगा, 2 नीचे चला आएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या मिलेगा 1/4 k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर अपॉन k1 k2, k1 इंटू k2, k1 इंटू k2। ये इसका रेशियो आ गया है। यानी अगर 2 कैपेसिटर को पहले पैरेलल में कनेक्ट किया गया डाइलेक्ट्रिक के साथ, फिर दूसरे बार में सीरीज में कनेक्ट किया गया, तो उनका जो CP अपॉन CS का रेशियो आएगा 1/n²। ये अगर रेशियो लेंगे CP अपॉन, इसको जनरल लिख देते हैं, CP अपॉन CS इक्वल टू 1/n²। ठीक है ना, k1 k2 का होल स्क्वायर अपॉन k1 इंटू k2। ठीक है ना। अब जैसे अगर मान लो 3 होते, ये तो हमने 2 के लिए किया ना, तो 3 होते तो क्या होता, देखिए यहाँ पे C/3 होता, देखिए यहाँ पे C/3 होता पैरेलल में, k1 प्लस k2 प्लस k3 होता। और ऐसे ही अगर सीरीज़ में था तो 3C0 आता, 3C0 आता है, k1 k2 k3, k1 इंटू k2, k2 इंटू k3, k3 इंटू k4।
फिर इसको भी हम लोग लेते उसी तरह से अपना करके, लेकिन 2 ही काफ़ी है हमारे लिए। हम लोग को जितना कंपटीशन में आता है इतने में 2 ही काफ़ी है, 2 तक ही कब पता हो तब भी। तो ये हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं रेशो, ठीक है ना। नोट कर लिए, बहुत ही अच्छे सवाल है। अगला सवाल करने जा रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन आया हमारा, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या है ये फिगर को मैं समझाता हूँ। ये D/3 ये एक कैपेसिटर है, ये D/3 का दूसरा कैपेसिटर है, और ये पहला कैपेसिटर D/3 का है, यानी डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है। तो ये किस में है, सीरीज में पैरेलल में? सीरीज़ में, क्योंकि जब डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं तो वो सीरीज़ में हो जाता है। यानी 3 कैपेसिटर है जो सीरीज़ में है, C1 C2 C3, 3 कैपेसिटर है जो सीरीज़ में कनेक्ट है। अब पहला जो कैपेसिटर है C1, उसका डाइलेक्ट्रिक जो डला हुआ है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। दूसरा जो ना कॉपर है, कॉपर एक मेटल होता है, कॉपर एक मेटल होता है, और मेटल की डाइलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कितनी होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? नहीं पता? वेरी गुड, इन्फिनिटी। भैया मैंने 2 कराए थे ना, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डाल के कराया था, कैपेसिटेंस व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड, और कैपेसिटेंस व्हेन अ कंडक्टिंग स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द कंडक्टिंग स्लैब जो होता है वो कंडक्टर ही होता है, और जितने भी मेटल है वो कंडक्टर होते हैं, और उनकी जो कंडक्टिविटी होता है वो इन्फिनिटी होता है। समझ में बात आई? तो ये इसकी इन्फिनिटी, और ये यहाँ पे एयर है। एयर मतलब इसमें जो कंडक्टिविटी है इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 आता है इसका, ठीक है ना, 1 आता है। अब इसी के बेस पे ये क्वेश्चन दे रखा है, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ऑफ एरिया ए, अ कॉपर प्लेट सिट्स ऑन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ K2। यानी ये कॉपर प्लेट जो है ना, ये नीचे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला हुआ है, उसके ऊपर एक कॉपर रखा हुआ है, उसके ऊपर ये खाली है, ठीक है ना, एज शोन, जैसे दिखाया गया है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट? इस अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है ना। तो क्या समझ में आया, यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हेयर D is divided into 3 equal parts। कितनी बात सुनिए? So the capacitors are connected in series, ठीक है ना, सीरीज में कनेक्ट है। द कैपेसिटेंस ऑफ C1, इसका कितना कैपेसिटेंस हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/3 इंटू K, यही तो होगा। ये एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे डिस्टेंस D/3 है, और K जो ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ये C1 का निकाल रहा हूँ, ये C1 है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और K का वैल्यू कितना है, 2, K का वैल्यू 2 है। तो हम लोगों ने इसको डाल दिया, ये 6 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, या फिर 6 C0 के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये इसका कैपेसिटेंस हो गया। दूसरे का लेते हैं, द कैपेसिटेंस ऑफ C2 क्या आ जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/3 इंटू K, ठीक है ना। ये आ जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू K कॉपर, ये K कॉपर ले लें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कॉपर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कॉपर लिख दिया। ये आ जाएगा 3 C0 K कॉपर। अभी हम लोग K कॉपर का इसलिए नहीं लिखेगा, अभी इसके आगे का काम है, दिया भी नहीं है वैल्यू, तो हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कॉपर लिख दिया, ठीक है।
ऐसे लिखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ C3, द कैपेसिटेंस ऑफ C3 क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाई 3 इंटू के एयर, यहाँ पे एयर है ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और ये एयर का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 1 होता है, तो हमने 1 डाल दिया, तो ये आ जाएगा 3C0। तीनों का अलग अलग निकाल दिया हम लोगों ने। अब क्या बताया कि ये तीनों जो है ना सीरीज़ में कनेक्ट है, तो सीरीज़ में कनेक्ट है तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। नाउ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इज इक्वल 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, है ना। ये इधर से क्वेश्चन को मिटा देते हैं थोड़ा सा, अब तो इसकी ज़रूरत नहीं है, फिगर भी काम कर रहा अपना, ठीक है। आगे दे रखा है 1 बाई C, तो ऐसी रहेगा 1 बाई C1 का वैल्यू कितना था हमारा 6C0, है ना। 1 बाई C2 का वैल्यू कितना आया हुआ है 3C0 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कॉपर, है ना। फिर ये आ गया हमारा 1 बाई 3C0, दिख रहा है बच्चों को। ठीक है, तो क्या आ गया 1 बाई 6C0, 1 बाई 3C0 के कॉपर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कॉपर 1 बाई 3C0। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कॉपर कितना होता है, मेटल होता है ना, तो मेटल होता है तो कंडक्टिंग स्लैब होता है, उसका जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कॉपर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ऐसे ले लेंगे। तो 1 बाई C जो होगा 1 बाई 6C0 और 1 बाई 3C0 इंटू इन्फिनिटी प्लस 1 बाई 3C0, तो ये 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। कितनी बात सुनाई, ये 0 हो जाएगा हमारा। इसका एलसीएम ले लेंगे 6C आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा ये, और ये 2 आ जाएगा, 1 बाई C आ जाएगा, 3 अपॉन 6C0 आ जाएगा, 3 से काट दो तो 1 बाई 2 आ जाएगा, तो C जो आएगा 2C0 के बराबर आ जाएगा, ये 2C0, या फिर 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D के बराबर हो जाएगा। ये बात सुन में, यहाँ पे जो मेन चीज़ हम जो सीखने के लिए बनाए हैं वो ये कि कॉपर अगर है बीच में तो कॉपर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है। हाँ, मेटल का कोई भी कंडक्टिंग मेटल होगा ना तो उसका इन्फिनिटी होता है, और अगर ये डिस्टेंस को डिवाइड कर रखा है तो सीरीज़ में होगा, और सीरीज़ में होगा तो वो नीचे आएगा इन्फिनिटी। 1 बाई C लेंगे तो इन्फिनिटी नीचे आएगा, और जब इन्फिनिटी से डिवाइड करते तो वो 0 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये हमें कैपेसिटेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, खाली ये और ये 2 लेने हैं। हाँ, तो जितना एरिया मेटल का जाएगा, ये जितना डिस्टेंस कवर करेगा उतना छोड़ देंगे, बाकी जो दूसरे हैं उसी का लेके प्लस कर लेंगे, सीरीज़ के हिसाब से प्लस कर लेंगे उसको, तो हमारा इक्विवेलेंट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये 0 हो गया ना, ये तो ये और यही तो लेके चल रहे हम लोग, ये 0 हो गया है तो ये 2C के बराबर हो गया। तो ये एक इस पॉइंट पे हमें समझना था कि जो भी कभी मेटालिक कैपेसिटर डाला होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होगा, चूँकि सीरीज़ में अगर कनेक्ट है, सीरीज़ में कनेक्ट है तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 बाई C का वैल्यू 0 का इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे। आगे समझ में आ गया। एक दिखाने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं,
अभी तो 2 सवाल अभी अच्छे हैं और दोनों सवाल देखो कैसे कैसे हैं। हाँ हाँ, 2 सवाल अभी कराएंगे। क्या हुआ साहिल भाई, थक गए? मैं तो 219 वाला करा था, लेकिन इन्होंने बहुत सारी बातें, छोड़ो उसको, ये काम की बातें करते हैं। ठीक है ना। ये एक डायग्राम दे रखा है, ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये एक डायग्राम दे रखा है। एक ये प्लेट है 3A है इसका लेंथ। इसके बाद इधर देखिए, इसका जो दूसरा जो प्लेट लिया गया, जो नियरेस्ट प्लेट है, वो D डिस्टेंस के गैप पे है। इसका जो विड्थ है A है, इसकी हाइट B है, फिर विड्थ A है, हाइट B है, ये A है। ये स्टीयर लाइक दिया हुआ है, स्टीयर लाइक सीढ़ी की तरह बना हुआ है। अब हमें इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताने हैं, कितने होंगे। क्वेश्चन को मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अ कैपेसिटर इज मेड ऑफ अ फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया A एंड सेकेंड प्लेट हैविंग स्टीयर लाइक स्ट्रक्चर एज शोन इन द फिगर। एक तो ये है, इसका एरिया पूरा दे रखा है, 3A के बराबर कर रखा, लेकिन है ये एरिया A। और दूसरा जो प्लेट है वो स्टेयर लाइक बनाया गया है। ठीक है। द विड्थ ऑफ ईच स्टेयर इज A, यहाँ से जो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक वो A है, एंड हाइट B, ये जो हाइट है वो B है। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? कितनी बात समझ में आई? आगे चले पीछे चले। ये क्या बताया कि ये जो कैपेसिटर्स है, ये यहाँ से यहाँ तक इस तरह से लेते हैं, तो ये 3 कैपेसिटर हो गए। इस तरह से अगर लेंगे हम लोग तो क्या समझ में आता है, ये 3 कैपेसिटर है और यहाँ पे एरिया डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना। तो ये A/3 हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक A/3 है, ये भी A/3 है और ये भी A/3 है। तो ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट है। कितनी बात सुन रही? अब क्या हुआ कि इसका विड्थ जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक D था, यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था, पहले वाले कैपेसिटर में जो डिस्टेंस है वो D है, लेकिन दूसरे वाले कैपेसिटर के बीच का जो डिस्टेंस है, प्लेट का जो डिस्टेंस है, वो D+B है। यहाँ से यहाँ तक D है, देख लीजिए, और ये +B है। और तीसरा जो पैरेलल प्लेट है, इसका D+2B, B 2 बार B आ जाएगा। ठीक है ना। अगर हम इसको दोबारा से ड्रॉ करके देखें तो कैसा फिगर बनेगा वो हम बना रहे हैं। एक प्लेट जो है इस तरह से लेते हैं हम लोग, ये इसका एरिया A/3 है और यहाँ से यहाँ तक D है। दूसरा जो प्लेट है वो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये तो D था और ये D+B है। और तीसरा जो लेते हैं हम लोग वो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है ना। ये भी A/3 है, ये भी A/3 है। ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा D+2B, ये यहाँ से यहाँ तक है। इस तरह से कनेक्ट है ये। ठीक। अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं ये, तो ये इसको हम लोग ऐसे बना देते हैं। ठीक है ना। ये A है और ये B है। बात सुन रही है? यानी ये 3 कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर ये है और दूसरा कैपेसिटर ये है, तीसरा कैपेसिटर ये है, और ये तीनों पैरेलल में कनेक्ट है। इधर से A ले लेते हैं और ये B ले लेते हैं। इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे सोल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग। ये बहुत ही आसान है, छोटा सा है, सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। क्या दे रखा है? Here area is divided into 3 equal parts. So the 3 capacitors are in parallel. ठीक है ना। अब तीनों का पहले C1 निकाल ले, कितना होगा। C1 ले लेते हम लोग। ना C1 इज इक्वल टू, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 3d। कैसे? a/3 कर लिया, एरिया 1/3 है ना ये। कुछ बात सुन में आ रही है? तो ये हम लोगों ने a/3 कर लिया, इसको क्या लिखेंगे? c0 अपॉन 3, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 3, c0 अपॉन 3। ठीक है, ये तो पहले वाला हो गया, इसका हो गया ये पहले वाला। ये इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना जाएगा? यहाँ पे चलते c2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 3 d प्लस बी। इनके बीच का जो डिस्टेंस है d प्लस बी है। यहाँ पे देख लो ना, यहाँ से अगर d है और ये प्लस b है, d प्लस बी है, तो ये ऐसे ही रहने देते हैं इसको, और फिर 3 निकालते हैं तो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 3d प्लस 2b। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब ये तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में नेट कैपेसिटेंस क्या करते हैं? तीनों को प्लस कर देते हैं। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ये? तो ये तीनों कैपेसिटर since it is in parallel, since it is in parallel, so C इक्विवेलेंट जो होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका C हम लोग ले लेते हैं एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 3d, फिर ये एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 3d प्लस b, अब फिर ये होगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 3d प्लस 2b। कुछ बात समझ में आ रही है? यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 3 बाहर निकाल लिया कॉमन में, 1/d प्लस 1/d प्लस b प्लस 1 अपॉन d प्लस 2b। ये हमारा एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। अगर फर्दर चाहेंगे तो हम लोग इसको एलसीएम करके कर सकते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा और आगे हम बढ़ा देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये इस तरह का स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसे निकालना है हमें। ठीक है ना, अब मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको। ये C है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 3, तो ऐसे ही रहने देते हैं। इसका एलसीएम लेंगे a d प्लस बी, सॉरी ये d प्लस बी d प्लस 2b। ठीक है ना, इसका एलसीएम लेंगे, इससे डिवाइड करते, ये दोनों यहाँ चला जाएगा, d प्लस बी d प्लस 2b, फिर प्लस ये हमारा d प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा, तो d प्लस 2b, फिर ये एलसीएम करेंगे हम लोग, तो ये इसका कैंसिल होगा, तो d प्लस बी। ये हमारा पूरा इस तरह से आएगा। ये नीचे वाला d को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, ये नीचे वाला d जो है ना बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या मिलेगा? एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 3d। और ये जो है अब हमें मल्टीप्लाई करना है। हाँ, फिर आप मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। जो फाइनल वैल्यू आएगा इसका वो मैं लिख दे रहा हूँ। आ गया इसका फाइनल वैल्यू। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 3d स्क्वायर प्लस 6bd प्लस 2b स्क्वायर अपॉन b d प्लस b d प्लस 2b, और ये एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d3। इसको चाहे तो हम लोग C0 से भी लिख सकते हैं। इसको एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d को C0 भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग उसको C0 लिख देते हैं तो ये C0 अपॉन 3, और ये आ जाएगा 3d स्क्वायर 6bd प्लस 2b स्क्वायर अपॉन b प्लस d एंड d प्लस 2b। ये हमारा हो गया, ये d प्लस b है। ये हमारा आंसर हो गया। एक याद रख सकते, कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन ये भी एक क्वेश्चन है एस सी वर्मा से, वही एस सी वर्मा से उस। ठीक है ना, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। ठीक है, ये फिगर दे रखा हमारा, ये फिगर देख लीजिए क्या है।
एक कैपेसिटर था, इस कैपेसिटर को आधा आधा हाफ डिवाइड कर दिया। तो एक ये हाफ जो था ना, इसका कैपेसिटर C1 लिखते हैं, इसका इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ K1 है। ये जो नेक्स्ट हाफ है, ये जैसे ये A/2 इधर का है और ये A/2 इधर का है। ये जो नेक्स्ट हाफ कैपेसिटर है, इसमें दो कैपेसिटर कनेक्ट किया गया है, दो अलग टाइप के डाइलेक्ट्रिक डाला गया है। एक डाइलेक्ट्रिक डाला गया है K2 जो D/3 थिकनेस है उसका, और दूसरा तीसरा जो कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है K3, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और उसका थिकनेस है 2D/3। ये 2D/3 है, 2D/3, इसका थिकनेस इतना है। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाना है, कितना होगा। साथ ही इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू है, K1 4 दे रखा है, K2 6 दे रखा है, K3 2 दे रखा है, और इसका जो एरिया दे रखा प्लेट का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और D जो दे रखा है हमारा 2 mm दे रखा है। ठीक है ना, ये वैल्यूज़ दे रखे हैं। अब हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, पहले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम इसको। क्या दे रखा है, सबसे पहले यहाँ देखते हैं। ये देखिए, ये जो C2 और C3 है, ये दोनों जो ना सीरीज़ में कनेक्ट है। ये दोनों सीरीज़ में, क्योंकि ये डिस्टेंस को डिवाइड कर रहे हैं, और ये दोनों पैरेलल में है। लेकिन ये जो कैपेसिटर है, इसका जो एरिया A/2 है, इस A/2 में आधे में ही ये दोनों लगे हुए हैं। ठीक है, तो इन द फिगर C2 and C3 आर इन सीरीज। ठीक है, तो C3 का कैपेसिटेंस C3 कितना जाए, कैपेसिटेंस C2 कितना होगा, ये हम लोग क्या लिखते हैं, ε0 A/2 D/3 इंटू K2। कुछ बात समझ में आ रही, K2 देखिए, ε0 तो ऐसे लिख दिया, एरिया A/2 आधे में है ये, और इसका डिस्टेंस D/3 है, डिस्टेंस D/3 है। इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, वो K2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितनी बात सुन, ये जो 3 है नीचे, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2 ε0 A/D K2। ठीक है ना, इसे चाहें तो हम लोग अभी लिख भी सकते इस तरह से 3/2 C0 K2, ये ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये तो कैपेसिटेंस C2 का वैल्यू आ जाएगा। कैपेसिटेंस C3 निकालते हैं। कैपेसिटेंस C3, ठीक है ना, मैं वहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है यहाँ पे। तो क्या मिलेगा, ε0 A/2, ऐसे हम लिख देते हैं यहाँ पे, और डिस्टेंस है 2D/3 इंटू K3। कितनी बात समझ में, A/2 उधर कर दिया ये, और डिस्टेंस 2D/3 है, तो ये 3 तो ऊपर जाएगा, ये 2 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 3/4 ε0 A/D इंटू K3। कितनी बात समझ में, ε0 A/D को लिख सकते हैं C0 K3, तो ये हमारा सेकंड का आ गया। ठीक है, अब ये C2 एंड C3 दोनों सीरीज में कनेक्ट है। हेयर C2 एंड C3 आर इन सीरीज। ठीक है ना, तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, C डैश इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। कुछ बात समझ में आ रही ना, C1 का वैल्यू डाल देते हैं हम लोग। C1 का वैल्यू यहाँ पे है 3/2 C0 K2, और ये है 3/4 C0 K3, ये ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आ रही है, नीचे में प्लस कर देते हैं 3/2 C0 K2 3/4 C0
K3। ठीक है, ऊपर में जो कॉमन है उसे कॉमन निकाल लेते हैं, नीचे में भी, ऊपर में तो मल्टीप्लाई कर रहा, कॉमन तो नहीं होगा, मल्टीप्लाई कर रहा वो, ठीक है ना, और नीचे में कॉमन निकालेंगे। इधर से ये वैल्यू सब लिख लिया आप लोग, लिख लिए तो फिर जब मैं पूछूंगा तो बताना, इसे मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये कर लेता हूँ, ये क्या है 3/2 इंटू 3/4 C0 स्क्वायर K2 K3 अपॉन 3/2 C0 और K2 प्लस K3/2। दिख रहा है, समझ में आ रहा है पीछे वाले बच्चों को? फिर से मैं बताता हूँ, देखो 3/2 कॉमन निकाल लिया, C0 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से बचेगा K2, ये 3/2 बाहर गया था तो 1/2 तो अभी बच जाए, 3/2 तो गया तो 1/2 अभी भी बच गया ये, और K3/2 बच गया। इस तरह से हमने लिख दिया, ठीक है ना। ये 3/2 से ये 3/2 कैंसिल हो जाएगा, C0 से इसका पावर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास बचेगा 3/4 C0 K2 K3 अपॉन ब्रैकेट के अंदर है K2 प्लस K3/2, ये हमारा ब्रैकेट के अंदर था। अब इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 यहाँ चला जाएगा और 2 को फिर ऊपर कर लेते हैं, तो 6/4 C0 K2 K3 2K2 प्लस K3। इसको चाहे तो हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, तो ये 3/2 आ जाएगा। ये 2 जो ऊपर जाके इसको काट दिया यहाँ पे जाने के बाद, ये 2 जो नीचे आएगा ना एलसीएम के बाद, ऊपर ले गए यहाँ पे, तो 2 को 4 से कैंसिल करता 1/2, तो 3/2 C K2 K3 अपॉन 2K2 K3। ये हमारा इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया। ये C डैश, कितनी बात समझ में आई? ये कैपेसिटेंस जो है ना, दोनों का इक्विवेलेंट आ गया। अब ये दोनों का इक्विवेलेंट और ये वाला C1, ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, C डैश एंड C1 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ध्यान से देखते रहिए, बहुत मुश्किल से मुश्किल सवाल आसान हो जाता है, ध्यान ही सब कुछ है। अब पैरेलल में है तो हम लोग इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, इनको प्लस कर दें, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। C डबल डैश इज इक्वल टू C1 प्लस C डैश, ठीक है ना। C1 कितना है, C1 हम लोग निकाल लेते हैं, देखिए एप्सिलॉन नॉट A/2, और इसका जो D, इसका D डिवाइड नहीं हुआ है, ये पूरा D इसका है, यहाँ D उसमें डिवाइड होता है, इसका तो D पूरा बचा हुआ है, तो खाली A/2 ही हुआ है, एरिया आधा हुआ है और D है। और ये C डैश का वैल्यू क्या आया है हमारा, ये आया हुआ 3/2 C0 K2 K3 अपॉन 2K2 प्लस K3, ये हमारा इस तरह से बचा हुआ है, ठीक है ना। ये जो है ये नीचे आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं C0/2 लिख सकते हैं। देखिए एप्सिलॉन नॉट A/D को C0 लिख दिया, बात समझ आ रही है। ये एप्सिलॉन नॉट A/D को C0 लिखे, ये 2 था, ये 2 कर दिया, और ये हमारे पास आ जाता है 3/2 C0 K2 K3 अपॉन 2K2 प्लस K3। ये नीचे वाला सेक्शन मिटा देता हूँ, इसके तो ज़रूरत नहीं है, लिख चुके हैं आप लोग। समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अपना सजेशन दे सकते हैं, और अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जो जी में है वो करो, ठीक है। आगे चलते हम लोग। तो ये जो है C/2, इसमें भी हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा C0/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1, ये देख लीजिए यहाँ से 1 बचेगा, और ये देखिए C0/2 कॉमन लिया तो ये 3 बच जाएगा, 3K2 K3 अपॉन 2K2 प्लस K3,
ठीक है ना, कितनी बार में ये एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ चला जाएगा, तो C0/2 तो ऐसे ही रहेगा, और ये आ जाएगा 2K2 + K3, फिर प्लस 3K2K3 अपॉन 2K2 + K3, कितनी बार में। अब क्या बताया कि यहाँ पे जो है ये 2K2 K3 3K2 K3 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये मैं अरेंज करके दिखा रहा हूँ इक्विवेलेंट को। C0/2 और इसको अरेंज कर देते हैं तो क्या होगा, इसमें K1 कहाँ गया, K1 छूट गया, सॉरी, यहाँ पे K1 होगा, ये यहाँ पे C1 की जगह पे ये K1 होगा, यहाँ K1 होगा, ये K1 बचेगा, यहाँ पे K1 बच जाएगा, वो हमारे ये एप्सिलॉन नॉट A/2 × D × K1 डाइलेक्ट्रिक से मल्टीप्लाई करेंगे, ये K1 है, ये K1 है। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ से थोड़ा सा एरर आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा एरर आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कर लेते, कोई बात नहीं। ये हम लोगों ने C/2 कॉमन ले लिया, यहाँ से C/2 कॉमन लिया, यहाँ से K1 बच गया, और यहाँ पे 3K2 K3 ये वाला बच गया, 2K2 K3 बच गया, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ चला जाएगा, और इसको K1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2K2 + K3 को K1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर प्लस 3K2 K3 अपॉन 2K2 + K3, ये हमारा एक रिलेशन आ रहा है। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट को खोल लेते हैं, ठीक है ना, इधर से मिटाई देते हैं हम लोग। क्या दे रखा है ये डबल डैश C0/2, इसको जब K से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2K1 K1 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस K3 K1, और फिर ये 3K2 K3 अपॉन 2K2 K3, ये दिख रहा पीछे वाले बच्चों को। ये देखिए, ये C डबल डैश यानी C0/2, और ये देखिए यहाँ पे 2K1 K2 है, 3K2 K3 है, K3 K1 है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, ऑर्डर में अगर लिख दें तो क्या लिखते हैं, 2K1 K2 3K2 K3 प्लस K3 K1 1K1 K2 अपन 2K2 K3 प्लस में, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये यानी इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखिए, C0/2 आप साइलेंट नोट A/D, और क्या है देखिए यहाँ पे बहुत आसान है, 2K1 K2 3K2 K3 फिर 1K3 K1 अपन 2K2 K3, ये हमारा K का डायलेक्ट्रिक का रिलेशन आ गया, और बाकी C0/2 हो गया। अब इसके बाद वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई करना है, इतना तो कर ही सकते हैं, मगर इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, यूनिट चेंज करिएगा, क्योंकि एरिया जो है ना सेंटीमीटर में दे रखा है, उसको मीटर में करना है, और जो D दे रखा है वो मिलीमीटर में दे रखा है, उससे भी मीटर में चेंज करना है, तब जाके करेक्ट आंसर आएगा। जब उनका वैल्यू डाल देंगे, पूरा करेक्ट वैल्यू डालेंगे, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी, ये तो रिलेशन आ गया, ये तो रिलेशन आ गया आपका। लेकिन जब वो वैल्यू जो K1 K2 K3 D A सब डालेंगे, तो जो हमारा फाइनल कैपेसिटेंस आएगा वो उसका वैल्यू 1.544454 10⁻⁻12 फराड, या फिर 1.454 पिको फराड, ये हमारा कैपेसिटेंस आ जाएगा उन सब वैल्यू डालने के बाद। तो ये आपका होमवर्क है, इन वैल्यूज़ को डालकर आप सिंप्लीफाई करके चेक कर लीजिएगा कितना हमारा आंसर आ रहा है।
ठीक है ना। तो करिए आप लोग और इसको थोड़ा ध्यान करिए। ये इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। कल हम इससे भी और बेहतर क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो अगले क्लास के लिए इस क्लास को एंड करें।